नमस्कार दोस्तों। मुंबई भारत का वह मेट्रो सिटी है जहां हर भारतीय के सपने सच होते हैं। सालों पहले यह सिटी बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। हालांकि बॉम्बे से मुंबई तक के सफर में यह शहर काफी रोमांचक इतिहास समेटे हुए है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का कॉमर्शियल एंड फाइनेंशियल कैपिटल कहे जाने वाला यह शहर एक समय पर दहेज के रूप में एक विदेशी राजा को शादी के दौरान दे दिया जा गया था। सपनों की नगरी कहे जाने वाले इस शहर ने सदियों से कई बदलाव देखे हैं। आज आपको मुंबई का जो चेहरा देखने को मिलता है यह हमेशा से वैसा नहीं था, बल्कि यह तो 7 आइलैंड में बटा हुआ था। आर्कीपेलागो था, जिसे आर्कीपेलागो ऑफ 7 आइलैंड्स के नाम से जाना जाता था। आखिर कैसे ये आइलैंड्स मिलकर एक शहर बने, किसने इस पोर्ट टाउन को बसाया और आखिर बॉम्बे मुंबई कैसे बना, ये सारे सवालों के जवाब आज के वीडियो में आपको अंत तक मिल जाएंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ मुंबई। सिविलाइजेशन की बात करें तो इंडिजीनियस ट्राइब स्टोन एज से ही इन सभी आइलैंड्स पर रहा करते थे। कॉलिस एंड आगरी नाम के ट्राइब्स यहाँ के सबसे अर्लीस्ट नॉन सेटलर्स थे। दरअसल सदियों पहले बॉम्बे शहर था ही नहीं, बल्कि यह जगह कई आइलैंड्स में बटा हुआ था। इस जगह पर बॉम्बे, कोलाबा, लिटिल कोलाबा, मझगांव, परेल, वर्ली और माहिम नाम के 7 अलग अलग आइलैंड्स हुआ करते थे। ये आइलैंड्स कुछ दूरी पर एक दूसरे से अलग अलग बसे हुए थे। इन आइलैंड्स में रहने वाले ज्यादातर लोग मछुआरे थे, जो यहाँ मछली पकड़कर अपना जीवन चलाते थे। इसके अलावा भी कई कम्युनिटीज इन आइलैंड्स में रहती थी। सबसे मजेदार बात यह है कि 7 आइलैंड्स अलग अलग कल्चर को फॉलो किया करते थे और इन सब के इंडिजीनियस किंग्स हुआ करते थे। 3rd सेंचुरी BCE से लेकर 1348 तक यहाँ पर अलग अलग हिंदू डायनेस्टीज ने राज किया। सबसे पहले यहाँ मौर्यन किंग अशोका का राज हुआ करता था, लेकिन 185 BCE में मौर्य अंपायर के डिक्लाइन के साथ 2nd सेंचुरी BCE से लेकर 10th सेंचुरी CE तक इन आइलैंड्स पर वेरियस इंडिजीनियस डायनेस्टीज ने राज किया है, जिसमें सतवहनस, अमीरा, वाकटकस, चालुक्यास, राष्ट्रकटास, सिहारस और छोला शामिल थे। 1348 में दिल्ली सल्तनत ने इन सभी आइलैंड्स पर कब्जा कर लिया और यहीं से हिंदू रूलर का कंट्रोल रहा। और इसी दौरान नजरुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे, उन्होंने जाफर खान को गुजरात का गवर्नर बना दिया था। जल्द ही 1398 में जब तुगलक डायनेस्टी कमजोर हो गई, तब जाफर खान ने मौके का फायदा उठाते हुए अपनी गुजरात सल्तनत की नींव डाल दी। इसी पावर शिफ्ट के साथ बॉम्बे भी अब गुजरात सल्तनत का हिस्सा बन गया। वैसे तो कहने को पोर्टुगीज 1509 में ही बॉम्बे पहुंच गए थे, लेकिन इन्हें बॉम्बे को पूरी तरह हासिल करने में 2 दशक का समय लग गया था। 1534 में बॉम्बे पूरी तरह से पोर्टुगीज के कब्जे में आ गया। हालांकि पोर्टुगीज ने बॉम्बे पर ज्यादातर एग्रीकल्चरल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट ही किए थे। तब भी इन्होंने शहर के चारों ओर रोड, कॉसवेज एंड कई फोर्ट्स का निर्माण किया था, जिसमें बॉम्बे कैसल, बनरा फोर्ट एंड मड फोर्ट जैसे कई किले भी शामिल है, जिससे इन आइलैंड्स में कम्यूट काफी इजी हो गया था। पोर्टुगीज ने लगभग 1 सेंचुरी तक यहाँ राज किया और आखिरकार एक मैरिज ट्रीटी में पोर्टुगीज किंग जॉन IV ने अपनी बेटी की शादी करते वक्त यह आइलैंड्स ब्रिटिश किंग चार्ल्स II को दहेज में दे दिया था। 20 मई 1498 में पोर्टुगीज एक्सप्लोरर वास्को द गामा सबसे पहले यूरोपियन ट्रेडर के रूप में इंडिया के मालाबार कोस्ट कालीकट पहुंचे थे। अपने अराइवल के कई साल बाद 1505 में पोर्टुगीज के फर्स्ट वाइस रॉय फ्रांसिस्को डे एल्मडा ने कोचन में अपना पहला हेडक्वार्टर एस्टैब्लिश किया और 1510 में बीजापुर सल्तनत को हराकर गोवा को कैप्चर कर उसे अपना परमानेंट सेटलमेंट बना लिया था। पोर्टुगीज का भारत में आना इन सभी आइलैंड्स को पूरी तरह से बदल कर रख देने वाला था। सबसे पहले दिसंबर 1508 में पोर्टुगीज वाइसरॉय फ्रांसिस्को डे अल्मीडा कन्नानौर से दियो तक के अपने अभियान के दौरान बॉम्बे पहुंचते हैं। इन्होंने अपने शिप को बॉम्बे आइलैंड के किनारे लगाया। बॉम्बे अरेबियन सी से लगे होने की वजह से अल्मीरा को यह जगह काफी पसंद आई
अल्मेडा इन पोर्ट्स को देखकर इतने खुश हुए कि उन्होंने इस पोर्ट का नाम बमबाहिया दिया, जिसका मतलब था गुड बे। बाद में यह सभी आइलैंड्स बमबाहिया के नाम से पॉपुलर होने लगे। जब 1661 में ब्रिटिश क्राउन ने इन सभी आइलैंड्स पर अपना कब्जा जमाया तो इसका नाम बदलकर बॉम्बे कर दिया। धीरे धीरे इन सारे आइलैंड्स को बॉम्बे नाम से बुलाया जाने लगा। हालांकि अल्मेदा ने यहाँ 1508 में ही विजिट कर लिया था, लेकिन पोर्टुगीज को बॉम्बे तक आने में 1 साल का समय लग गया था। दरअसल बॉम्बे आइलैंड्स उन दिनों सुल्तान बहादुर शाह, जो कि गुजरात सल्तनत के किंग थे, उन्होंने अंडर आता था, इसलिए पोर्टुगीज यहाँ सीधे तौर पर नहीं आ सकते थे। हालांकि पोर्टुगीज लगातार गुजरात सल्तनत के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स में थे। इसी दौरान पुर्तगालियों ने माहिम क्रीक पर अपनी जीत हासिल कर ली और 21 जनवरी 1509 को गुजरात सल्तनत के एक जहाज पर कब्जा करने के बाद अपनी पहली यात्रा बॉम्बे आइलैंड के लिए की। लेकिन इससे उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली, क्योंकि बहादुर शाह ने इन आइलैंड्स को फिर से रिकैप्चर कर लिया था। लगातार हो रहे कॉन्फ्लिक्ट्स के बावजूद पोर्टुगीज ने 1526 में वसाइन, जिसे अब वसई के नाम से जाना जाता है, वहां अपनी पहली फैक्ट्री खोली। इन दिनों बहादुर शाह ने इन आइलैंड्स में इस्लाम को काफी प्रचलित किया था, लेकिन वह लगातार मुगल मराठा वर्ड्स में फंसे रहते थे, जिसकी वजह से उनका इन्फ्लुएंस इन आइलैंड्स में काफी कम हो गया था। पोर्टुगीज इस मौके की तलाश में काफी दिनों से थे और वह उन्हें मौका मिलने ही वाला था। 1528 से लेकर 1529 के दौरान पोर्टुगीज गवर्नर लोपोवास डे साम्पाइयो ने गुजरात सल्तनत से फोर्ट ऑफ माहिम को छीन लिया था। इस वक्त तक मुगल एम्पायर हुमायूं भी मुगल एम्पायर को बढ़ाने में जुटा हुआ था। गद्दी संभालते ही उसने अपना रुख बिहार और गुजरात की तरफ कर लिया था। बहादुर शाह को एहसास होने लगा था कि जल्द ही हुमायूं अब गुजरात को उससे छीन लेगा। दिन ब दिन बहादुर शाह का यह बढ़ता हुआ डर उन्हें पोर्टुगीज से दोस्ती करने पर मजबूर करने लगा, लेकिन पोर्टुगीज के एम्बिशन कुछ और ही थे। एक साइड जहां बहादुर शाह की हुमायूं से इनसिक्योरिटीज बढ़ने जा रही थी, तो वही दूसरी ओर पोर्टुगीज ने बहादुर शाह के इस डर का फायदा उठाया। पोर्टुगीज ने हुमायूं के अटैक से गुजरात सल्तनत को बचाने और उनका साथ देने के बदले 23 दिसंबर 1534 को बहादुर शाह के साथ ट्रीटी ऑफ बसाइनी को सौंप दिया और इसी के साथ बॉम्बे एंड बसीन पर से गुजरात सल्तनत का एंड हो गया। बॉम्बे पर कब्जा करने के बाद पोर्टुगालियों ने हाथों बॉम्बे के 7 आइलैंड्स थे। अब उनका मेन एम था कि इन आइलैंड से स्पाइस ट्रेड एंड क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना, क्योंकि सालों से यहाँ इस्लामिक रूल था, इसलिए यहाँ की सोसाइटी काफी कंजर्वेटिव थी। यहाँ का माहौल बदलने के लिए पोर्टुगीजों ने यहाँ इंटर मैरिज करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही यहाँ कई चर्च बनवाए गए। हालांकि पोर्टुगीज के शासन के दौरान इन आइलैंड्स में ज्यादा बड़े लेवल पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने इन एरियाज को अपने हिसाब से डेवलप किया। रोमन कैथोलिक चर्च को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट किया। उस टाइम तक बॉम्बे में इनका ट्रेड काफी जोरों से चलने लगा था। कॉटन, कोकोनट, कोयर, स्पाइसेस के ट्रेड ने यहाँ काफी जड़ें फैलाई। ट्रेड के रफ्तार के साथ पोर्टुगीज ने यहाँ कई ट्रेडिंग सेंटर्स, बिल्डिंग और चर्चों को भी बनवाया था। कच्चे माल को पोर्ट तक ले जाने लाने के लिए उन्होंने रोड्स एंड कोसवेज भी बनवाए थे। 16th सेंचुरी खत्म होने के साथ ही पोर्टुगीज ने इंडियन ओशियन सहित भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी, लेकिन पोर्टुगीज की बढ़ती आमदनी और मोनोपोली को देखते हुए कई दूसरे यूरोपियन कंट्रीज, खासकर स्पेन ने पोर्टुगीज पर हमले शुरू कर दिए थे। इसी बीच स्पेन ने पोर्ग पर अटैक कर उन पर कब्जा कर लिया। हालांकि भारत अब भी सुरक्षित था, लेकिन जल्द ही यहां इंग्लिश मर्चेंट ने नवंबर 1583 में एंट्री की, जिसके साथ ही ब्रिटिशर्स और पोर्टुगीज में भारत के डिफरेंट एरियाज पर वर्चस्व को लेकर लड़ाई छिड़ गई थी। दूसरी कई यूरोपियन पावर्स इंडिया में पोर्टुगीज के स्पाइस ट्रेड मोनोपोली को खत्म करना चाहते थे, इसलिए वे लगातार भारत में मुगल एम्परर से बिजनेस करने की मंजूरी मांग रहे थे। वही दूसरी ओर पोर्टुगीज मुगल किंग को काफी ज्यादा टैक्स देते थे, जिसकी वजह से यह राजा दूसरे यूरोपियन ट्रेडर्स को कोई मौका नहीं दे रहे थे। इसी दौरान 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत के स्वाली में अपने शिप्स को लगाया और यहाँ के गवर्नर से ट्रेड करने की मंजूरी मांगी।
लेकिन बदले में उनके 2 ट्रेडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद पोर्टुगीज और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच में यहाँ एक बैटल हुई जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। इस बैटल को बैटल ऑफ स्वाली कहा जाता है, जिसमें पहली बार पोर्टुगीज को किसी दूसरी यूरोपियन कंपनी ने हराया था। इस जीत के बाद पोर्टुगीज की इंडिया में ना सिर्फ ट्रेड मोनोपोली खत्म हुई बल्कि उनकी क्रेडिबिलिटी भी खराब हो गई थी। इसके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया के कुछ एरियाज में ट्रेड की परमिशन भी मिल गई। एक तरफ ब्रिटिशर्स अपने ट्रेड को भारत में एक अच्छे लेवल पर ले जाने के लिए जी जान लगा रहे थे, तो दूसरी ओर मिडल ऑफ द 177 सेंचुरी तक भारत में डच की पावर काफी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही थी। धीरे धीरे अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने पांव फैलाने लगी थी। इधर पोर्टुगीज का वर्चस्व भी भारत से कम होता जा रहा था। ब्रिटिशर्स इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते थे कि अगर उन्हें भारत में ट्रेड करना है तो जल्द ही उन्हें सारे कोस्टल एरियाज में अपने कंट्रोल एस्टैब्लिश करना होगा। हालांकि उन दिनों ईस्ट इंडिया कंपनी अपना ट्रेड मेनली पटना, सूरत, कोलकाता और गुजरात में ही कर रही थी, लेकिन दूसरी कंट्रीज को भारत में आने से रोकने के लिए उन्हें वेस्टर्न कोस्ट को भी सुरक्षित करना था। बॉम्बे आइलैंड्स भी इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट्स में ही आता था, जहां अरेबियन सी के रास्ते से दूसरे कंट्रीज के ट्रेडर भारत की तरफ आ सकते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी हाल में किसी और को भारत पर अपना राज जमाने नहीं देना चाहती थी, जिस कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के सुझाव पर ब्रिटिश एम्पायर की सूरत काउंसिल ने बॉम्बे को पोर्गी के जॉन फोर्स एक्वायर करने के बारे में सोचा। इस सोच को हकीकत में लाने के लिए ब्रिटिशर्स ने पोर्टुगीज के सामने मैरिज का प्रपोजल पेश किया, जिसमें ब्रिटिश किंग चार्ल्स सेकंड ऑफ इंग्लैंड और पोर्टुगीज प्रिंसेस कैथरीन ऑफ ब्रागांजा, जो कि पोर्टुगीज किंग जॉन फोर की बेटी थी, उनकी शादी का प्रपोजल दिया गया। यह शादी कम और स्ट्रेटेजिक अलायंस ट्रीटी ज्यादा लगती थी, जिसके प्रपोजल में शर्तों की एक लिस्ट थी। उन्हीं शर्तों में से एक शर्त यह थी कि पोर्टुगीज को बॉम्बे के 7 लैंड्स को शादी में गिफ्ट के तौर पर इंग्लैंड को देना होगा। शादी का यह प्रपोजल 1661 में ही ब्रिटिशर्स ने पोर्टुगीज को दे दिया था, लेकिन पोर्टुगीज के कई मिनिस्टर इस बात का खिलाफ कर रहे थे। इसके अलावा प्रिंसेस भी इस शादी को मानने से इनकार करती रही, क्योंकि उन्हें किंग ऑफ इंग्लैंड के कई रिश्तों से ऐतराज था। लेकिन डच का बढ़ता इन्फ्लुएंस अब पोर्टुगीज को डराने लगा था। 16th सेंचुरी के अंत में डच इंडियन ओशियन में पोर्टुगीज की मोनोपोली को चैलेंज करने लगे थे। उन्होंने वो बिजनेस जिस पर पोर्टुगीज का एकाधिकार था वह उनसे छीनने लगा था। अब डच भारत के अलावा दूसरे ईस्टर्न देशों में भी घुसने लगे और मसाले, सिल्क और गोल्ड का बिजनेस करने लगे। देखते ही देखते उन्होंने पोर्टुगीज के बिजनेस को तेजी से साथ शुरू कर दिया था। 177 सेंचुरी के एंड तक नीदरलैंड्स यूरोप का सबसे धनी देश बन गया था। डच ने इस बढ़ते कोलोनाइजेशन को देखकर पोर्टुगीज अब डर गए थे। उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से दोस्ती करने में अपना फायदा दिखने लगा था। उन्होंने सोचा कि अगर ब्रिटिश क्राउन से संबंध अच्छे हो जाए तो डच को भारत में आने से रोका जा सकता है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए वो भी मैरिज ट्रीटी पर अग्री हो गए थे। फिर 1668 में ये शादी हुई और शादी के बाद 27 मार्च 1668 को बॉम्बे आइलैंड पर इंग्लैंड का राज हो गया। अब पोर्टुगीज के लिए ऐसा करना कोई बड़ी चीज नहीं थी। उन्होंने बॉम्बे का वो उभरता भविष्य नहीं देखा था जो ब्रिटिशर्स देख पा रहे थे। इस कारण शादी का प्रस्ताव मानते हुए दोनों देशों के बीच रिश्ते कामयाब रहे और दहेज में बॉम्बे इंग्लैंड के किंग को सौंप दिया गया। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स II को डाउरी में बॉम्बे आइलैंड्स के अलावा मोरक्को के पोर्ट ऑफ ट्रेजर को भी गिफ्ट में दे दिया गया था। इसके साथ ही ब्रिटिशर्स को ब्राजील और पोर्टुगीज ईस्ट इंडीज में ट्रेडिंग की भी इजाजत मिली थी। पोर्च में रहने वाले इंग्लिश रेजिडेंट्स को रिलीजियस एंड कमर्शियल फ्रीडम दी गई और शादी पूरी होने के साथ ही करीब 2 मिलियन पोर्टुगीज क्राउन्स भी इंग्लैंड को दे दिए गए थे। बॉम्बे उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काफी इंपॉर्टेंट था, जिसकी कई वजह थी। ईस्ट इंडिया कंपनी बॉम्बे के जरिए आराम से अपने गुड्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते थे और आने वाले समय में वह अपनी ट्रेडिंग सेंटर को गुजरात के सूरत से बॉम्बे शिफ्ट करने वाले थे।
इस आइलैंड की इंपॉर्टेंस को समझते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी हर हाल में इसे हथियाना चाहती थी, जिस कारण कंपनी ने किंग से आइलैंड की मांग की और किंग ने 27 मार्च 1668 को केवल 10 पाउंड एनुअल रेंट के तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी को यह आइलैंड लीज पर दे दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को अपने हाथ में लेते ही इसके रंग ढंग बदलने शुरू कर दिए। सबसे पहले कंपनी ने यहाँ की डेवलपमेंट पर ध्यान देते हुए कई चेंजेस शुरू कर दिए थे। ब्रिटिशर्स ने यहाँ कई वेयर हाउसेज और कस्टम हाउस बनवाए थे। इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने बॉम्बे कासल के आसपास फोर्टिफिकेशंस भी करवाए और एक सिविल कोड भी बनवाया था। बॉम्बे का पहला गवर्नर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रेसिडेंट जॉर्ज ऑक्सिन को बनाया गया था और डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के काम के साथ कंपनी ने यहाँ अपने बिजनेस को भी तेजी से स्प्रेड करना शुरू कर दिया था। लेकिन बॉम्बे में बिजनेस को बढ़ाने के लिए पहले इस जगह को फर्दर डेवलप करने की जरूरत थी। उस समय इन आइलैंड पर हेल्थ फैसिलिटी ना के बराबर थी और इसी वजह से यहाँ काफी बीमारियां फैलती रहती थी, जिस कारण लोगों का यहाँ काम करना काफी मुश्किल हो गया था। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए ब्रिटिशर्स ने यहाँ कई हॉस्पिटल्स और मेडिकल ट्रीटमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल करवाई। मेडिकल फैसिलिटी के चलते बॉम्बे की पॉपुलेशन में काफी सुधार देखा गया और 1661 से 1675 के बीच बॉम्बे की पॉपुलेशन में बढ़ोतरी देखी गई और जो पॉपुलेशन एक समय पर केवल 10,000 थी वह मेडिकल ट्रीटमेंट के चलते 60,000 के करीब आ गई थी। मेडिकल की प्रॉपर फैसिलिटी और पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण यहां ट्रेड करना भी आसान हो गया और इंडिया और ब्रिटिश मर्चेंट के अराइवल के साथ ही 177 सेंचुरी के एंड तक बॉम्बे में ट्रेड का डेवलपमेंट भी देखने को मिला था। यहाँ सॉल्ट, राइस, आइवरी, क्लॉथ, लीड एंड सॉल्ट ब्लेड्सो में जब ट्रेड ने अपनी ग्रोथ की तो 1710 तक ब्रिटिशर्स ने अपने बॉम्बे कैसल भी बनवा लिया था। इस कैसल की मदद से ब्रिटिशर्स यहाँ 24 घंटे के आसपास के एरियाज में नजर रख रहे थे, जिसका फायदा यह हुआ कि आइलैंड पर यूरोपियन पायरेट्स और मराठास के सी अटैक्स काफी कम हो गए थे। वक्त के साथ साथ बॉम्बे ने ब्रिटिशर्स के बिजनेस में काफी मदद की, जिस कारण यहाँ के बढ़ते स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत से बॉम्बे में अपना हेडक्वार्टर भी शिफ्ट कर लिया था, जिसके बाद मिड 18th सेंचुरी तक बॉम्बे डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन से कंट्रोल में आ गया था। यहाँ से बॉम्बे को एक मॉडर्न बॉम्बे बनाने का दौर शुरू हो गया और 1782 में विलियम हनबी बॉम्बे के गवर्नर बनते हैं। उन दिनों बॉम्बे 7 अलग अलग आइलैंड्स में बटा हुआ था, जो कि कई कारणों से विलियम नबी को बॉदर करने लगा था। इसी वजह से उन्होंने एक ऐसे प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया जो कि अब बॉम्बे को हमेशा के लिए बदलने वाला था। दरअसल इन सभी आइलैंड्स पर आने जाने के लिए ब्रिटिश ट्रेडर्स को बोट और शिप का सहारा लेना पड़ता था। ऐसी हालत में जब भी बाढ़ या सुनामी आती थी तो ये सारे बोट्स बर्बाद हो जाते थे, जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ता था। इसके अलावा सूरत पोर्ट मुगल साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगलों से हमेशा ही डर लगा रहता था। उन्हें अब एक नए बंदरगाह की जरूरत थी जहां वह मुगल किंग्स की नजरों से दूर खुद को फ्लोरिश कर सके। इसके अलावा सातों आइलैंड्स की एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने में भी ईस्ट इंडिया कंपनी को दिक्कतें आ रही थी। इन्हीं सारी परेशानियों को दूर करने के लिए विलियम हनबी ने इन सातों आइलैंड्स को जोड़ने के लिए वेला रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट शुरू किया। इन्हें पता था कि जब ये सातों आइलैंड्स आपस में जुड़ जाएंगे तब यहाँ ट्रेड, डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करना काफी आसान हो जाएगा। इस सपने को हकीकत करने के लिए उन्होंने इन सातों आइलैंड्स के बीच कॉस्टवेज बनाने लगे, जिसे ऑफिशियल हनबी वेलर्ड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट का नाम दिया गया। इस प्रोजेक्ट का मकसद था कि सातों आइलैंड्स के बीच की दूरी को मलबों से भरकर जोड़ दिया जाए और सातों आइलैंड्स को जोड़ने का यह प्रोजेक्ट 1782 से शुरू हुआ और 1845 में आकर खत्म हुआ। इस तरह हमें वो बॉम्बे शहर मिला जिसे आप आज मुंबई के नाम से जानते हैं। अब जब सातों आइलैंड्स को जोड़ दिया गया तो ब्रिटिशर्स ने भारत को लूटने के लिए एक अलग से पोर्ट विकसित कर लिया। कॉस्टवेज बनने के साथ ही बॉम्बे में अब ब्रिटिश फैक्ट्रीज लगने लगी थी। इन फैक्ट्रीज में ब्रिटिशर्स भारत के कच्चे माल का स्टोर किया करते थे और सीधे यहीं से सारा सामान इंग्लैंड भेज दिया करते थे। इसी तरह इंग्लैंड से आए फिनिश गुड्स को यहीं से पूरे देश में बेचने के लिए ले जाया जाता था।
यहाँ फैक्ट्रीज बनाने के लिए ब्रिटिशर्स को चीप लेबर की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने बाहरी राज्यों से लोगों को लाना और यहाँ बसाना शुरू कर दिया था। देखते ही देखते यह शहर अब कोलकाता की बराबरी करने लगा था और कुछ समय में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का भी फाइनेंशियल कैपिटल भी बनने वाला था। लेकिन अब भी यहाँ सड़कों की कमी थी, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने ट्रेड को और अच्छी तरह से ऑपरेट करने के लिए यहाँ कई सड़कें बनवाई और देश के कोने कोने से कच्चे माल, मेटल्स, मसालों और सिल्क को तेजी के साथ पहुंचाने के लिए 1845 आते आते ब्रिटिश इंडिया ने रेलवे सर्विसेज भी शुरू कर दी थी। क्योंकि बॉम्बे ब्रिटिश इंडिया के फाइनेंशियल हब के रूप में उभर गया था, तो यहाँ एलाइड क्लास के ऑफिसर्स और लोग भी रहा करते थे। इन्हीं लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए ब्रिटिशर्स ने भारत में पहली बार पैसेंजर ट्रेन भी बॉम्बे में ही चलाई थी। भारत में 1857 की क्रांति ने जोर पकड़ ली। इस क्रांति के बाद ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से डिसोल्वेशन ट्रेडिंग की बागडोर अब भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। 1 जून 1874 को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से डिसोल्विंग के अंडर आ गया और बॉम्बे सहित पूरे भारत की अफेयर्स की बागडोर अब ब्रिटिश राज के हाथों में चली गई। क्योंकि बॉम्बे भारत के सबसे उन्नत और बड़े शहरों में से एक था, इसलिए ब्रिटिश क्राउन ने इसे फर्दर डेवलप करने के लिए कई प्लान्स पर काम किए। टाइम के साथ बॉम्बे काफी प्रोस्परस होता चला गया, जैसे कि यहाँ फैक्ट्री सेटअप हुई और अर्बनाइजेशन शुरू हुआ। अर्बनाइजेशन शुरू होने के साथ ही यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ने लगी और बाहर से लोग और कामगार यहाँ नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में आने लगे। बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से यहाँ अब परेशानियां भी शुरू होने लगी, जिसमें मेजर प्रॉब्लम हेल्थ केयर सिस्टम का था। हालात काफी नाजुक हो गए थे। इसके बाद यहाँ ब्रिटिश एम्पायर ने बॉम्बे सिटी इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को बनाया, जिससे कि बॉम्बे की हालात को सुधारा जा सकता था। इसके बाद इस ट्रस्ट ने यहाँ नए सेटलमेंट बनाए, जहाँ लोगों को सेटल किया गया। इस नए सेटलमेंट के दौरान ब्रिटिशर्स ने भारतीय कामदारों और आर्टिजन्स को यहां से निकाल दिया, जिससे कि ब्रिटिशर्स को अपने फायदे के लिए और ज्यादा जमीन मिल गई और जो भारतीय आर्टिजन्स यहां रहा करते थे, जो रातों रात बेघर हो गए थे। इसी ग्रुप ने बॉम्बे के चारों तरफ सी वॉल्स बनाने का काम शुरू कर दिया। हालांकि यह प्रोजेक्ट काफी एम्बिशियस था और इसी वजह से इसका काम काफी लंबा चला। वर्ल्ड वॉर 2 के समय जब फाइनली मरीन ड्राइव का निर्माण हुआ, तब जाके यह सी वॉल का प्रोजेक्ट पूरा हो सका। हालांकि बॉम्बे में डेवलपमेंट तेज रफ्तार से हुई, लेकिन इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश एम्पायर के इनकम को बढ़ाने और भारत से ज्यादा धन लूटकर ले जाने का था। बॉम्बे में मरीन ड्राइव फ्लाईओवर का निर्माण भी वर्ल्ड वॉर 2 में सिपाहियों को खाना, पानी की जरूरतों के सामान और युद्ध के हथियारों की आसानी से और तेजी के साथ ट्रांसपोर्ट करने के लिए हुआ था। 1945 में जब मरीन ड्राइव का काम पूरा हुआ, तब बॉम्बे के सबर्ब्स में भी काफी खाली जमीन मिली, जहां डेवलपमेंट्स और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बिल्डअप होने लगी और ब्रिटिश राज के टाइम में बॉम्बे पॉलिटिक्स और ब्रिटिश बिजनेस का बड़ा हब बन गया था। ब्रिटिशर्स ने यहाँ कई बड़े स्ट्रक्चर्स बनवाए जो आज तक भारत की शान में खड़े हैं। द राजा बाई क्लॉक टावर, विक्टोरिया टर्मिनस और बॉम्बे हाई कोर्ट का निर्माण भी ब्रिटिश रूल के दौरान ही हुआ था। 1911 में जब जॉर्ज फिफ्थ का भारत के एम्पेरर के तौर पर कोरोनेशन होने वाला था, तब मुंबई के आइकॉनिक गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था, जो कि 1924 में बनकर पूरा हुआ। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब तक बॉम्बे भारत के सबसे इंपॉर्टेंट शहरों में शुमार हो गया था। यहाँ गुजराती समाज के लोगों का काफी बोलबाला था। पोस्ट इंडिपेंडेंस यहाँ के इकोनॉमी और बिजनेस गुजराती समाज के लोगों के हाथ में थे, जिसकी वजह से मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन में काफी डिससेटिस्फैक्शन फैलता रहा था, जिसकी वजह से यहाँ 1956 से 1960 तक मराठा प्रोटेस्ट चला। इस दौरान बॉम्बे में काफी वायलेंस फैलने लगा। बढ़ती अनसेटिस्फैक्शन और वायलेंस की वजह से 1960 में बॉम्बे स्टेट का पार्टीशन कर दिया गया और इसके बाद दो नए स्टेट्स महाराष्ट्र और गुजरात को फॉर्म किया गया। इसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी का अर्बन एरिया बॉम्बे के नाम से जाना जाने लगा और महाराष्ट्र का कैपिटल सिटी बन गया। 1995 में बॉम्बे का नाम बदलकर इसका नाम मुंबई कर दिया गया। तो चलिए, इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा।
तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल नो विथ निशित, एम्पावरिंग माइंड्स अनविलिंग ट्रुथ्स। नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती।